लॉर्ड कृष्णा नमन एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, जहां हम आज कवर करने वाले हैं क्लास 12th का कंप्यूटर नेटवर्क्स। जो हमारा टॉपिक आज का है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब तक हम लोग काफ़ी दिनों से प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, तो काफ़ी टाइम भी हो गया पढ़ते पढ़ते, तो कुछ बच्चे कहने लगे सर प्रोग्रामिंग बहुत हो रही है, कुछ और हो जाए पढ़ने के लिए। तो उसको थोड़ी टाइम के लिए हमने पॉज कर दिया है। प्रोग्रामिंग का जो बाकी पोर्शन है हम बाद में कवर करेंगे। बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं, फाइल ऑपरेशंस तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग देख रहे हैं नेटवर्किंग सेक्शन। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स देख रहे हैं कि क्या है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, सिर्फ समझने वाला है। जो डे टू डे लाइफ में हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, तो ये सब कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या हार्डवेयर डिवाइसेस लगे होते हैं इसमें, किस तरीके से नेटवर्क बनता है, क्या होता है, कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स हैं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। 11th का अगर आप हल्का फुल्का याद हो तो हम लोगों ने 11th में ये सब चीज़ें पढ़ी थी, पूरा कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा था। बस इसमें थोड़ा सा डिटेल में है। बेसिक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि जहाँ पर भी मोर देन वन कंप्यूटर्स को हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं उसको नेटवर्क कहा जाता है। कनेक्ट क्यों करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज। जहाँ हम इंफॉर्मेशन को, डेटा को, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसको नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते चलते हैं, समझते चलते हैं। यहाँ क्या है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ नोड्स। नोड्स लास्ट टाइम भी बताया था कि नोड्स क्या होते हैं। नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में जो भी चीजें कनेक्टेड होती हैं उनको नोड कहा जाता है। चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, कंप्यूटर हो, नेटवर्क हो, इंटरनेट हो आपका, उसमें चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे प्रिंटर्स हो, चाहे आपके मोबाइल पीसीस हो, कुछ भी हो, जो भी चीजें नेटवर्किंग में है वो सब नोड्स कही जाती है। क्लियर? तो computer network is a set of nodes like computer and networking devices that are connected through communication channel for the purpose of communication and sharing resources like hardware and software among the users। अभी लास्ट टाइम बताया था कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब कोई भी चीज़, चाहे वो हार्डवेयर हो सकती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो सकती है, किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज को आपस में शेयर करने के लिए जब हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं उनको कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अब बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के? देखिए क्या क्या फ़ायदे हैं नेटवर्क के। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग और एनी अदर मोड। मतलब हम अगर नेटवर्किंग में है, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो हम किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो कम्युनिकेशन बहुत सस्ती होती है। हम मेल कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा, रिसोर्स शेयरिंग हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर और स्कैनर। रिसोर्स किसे बोलते हैं? कोई भी चीज़ हम लोगों के पास हार्डवेयर डिवाइसेस है जिसको हम लोग आपस में शेयर करना चाहें तो सिर्फ नेटवर्किंग की मदद से पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हर एक एम्प्लॉय के लिए 100 प्रिंटर लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बजाय इसके हम क्या करते हैं, एक प्रिंटर को नेटवर्क पे डाल देते हैं और सबको राइट्स दे देते हैं कि जो भी प्रिंट करना चाहे कर सकता है। तो 100 लोग उस पर एक साथ अपनी कमांड दे सकते हैं, एक एक करके उसमें से प्रिंट निकल जाएंगे। इनेबल फाइल शेयरिंग, हम लोग फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। फाइल शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में हम एक दूसरे के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं। मूवीज या आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ भी है, एक दूसरे को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। आजकल हम लोग बहुत कर ही रहे हैं, आप सब जानते ही होंगे। शेयर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हम आपस में एक दूसरे से सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। शेयर इन्फॉर्मेशन, हर प्रकार का डेटा, हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन सब शेयर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्क, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, ये जो चीज़ हम कर पा रहे हैं नेटवर्किंग की माहौल की वजह से ही कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ, चाहे कम्युनिकेशन चैनल कह लो, चाहे आपका वायर्ड हो, चाहे अनवायर्ड हो, किसी भी तरीके से, चाहे हम वाईफाई से जुड़े हों, चाहे नेटवर्क से जुड़े हों, चाहे केबल से जुड़े हों, कैसे भी करके एक दूसरे से आपस में सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, तभी हम एक दूसरे का डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब अगर इतने सारे फायदे हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा। तो क्या नुकसान है देखते हैं। लैक ऑफ रोबस्टनेस, सिक्योरिटी इशू एंड कॉस्ट ऑफ नेटवर्क। कुछ चीज़ें हैं। लैक ऑफ रोबस्टनेस मतलब भरोसामंद थोड़ा कम हो जाता है, रोबस्ट नहीं होता है ये। यहाँ पर लोगों के डेटा चोरी भी हो सकते हैं, कुछ सिक्योरिटी इशूज भी रहते हैं। सिक्योरिटी इशूज का मतलब कि अगर आप फाइल किसी और को भेजना चाह रहे हो, किसी और ने बीच में हैक कर लिया, किसी को गलती से पासवर्ड पता चल गया, तो सब कुछ चौपट हो सकता है। तो ये कुछ सिक्योरिटी इशूज होते हैं। कॉस्ट ऑफ नेटवर्क, स्टार्टिंग में इनिशियल कॉस्ट बहुत होती है। अगर आप बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो शुरुआती कॉस्ट बहुत रहेगी एक फर्स्ट टाइम नेटवर्क स्टैब्लिश करने में। फिर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार स्टैब्लिश हो गया फिर तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग क्या है, कि नेटवर्किंग कैसे बना, क्या कहानी थी, कैसे शुरुआत हुई, तो उसकी पूरी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री है।
कैसे कैसे बना। तो सबसे पहले वर्ड आया था ARPANET। मतलब ARPANET क्या एक शॉर्ट फॉर्म है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। शुरुआत में रिसर्च के लिए एक मतलब एजेंसी थी, उसको उनको एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बोलते हैं, जिन्होंने इसका नाम ARPANET रखा गया। 1969 में यूएस गवर्नमेंट ने फंड किया था इसको। यूएस गवर्नमेंट द्वारा फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम ARPANET था। उनका वेरियस मतलब काम ही ये था कि वेरियस कंप्यूटर्स को आपस में, यूनिवर्सिटीज को, डिफेंस एजेंसीज को आपस में कनेक्ट करें। तो इस कनेक्शंस को मोटिव बनाकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसका नाम ARPANET रखा गया था। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ARPANET वाज टू डेवलप अ नेटवर्क दैट कुड कंटिन्यू टू फंक्शन एफिशिएंटली इवन इन द इवेंट ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक। उन्होंने सोचा था कि अगर कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो डिफेंस वालों के पास कुछ ऐसा था नहीं कि जिससे कोई ऐसा सिस्टम हो कि जहां पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी चीज़ों को, सब चीज़ों को एक्टिव रख सकें, एक दूसरे की जानकारी प्राप्त कर सकें। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर कुछ न्यूक्लियर अटैक टाइप की चीज़ हो जाए, कुछ और ज़्यादा खतरनाक हो जाए, तब भी एक दूसरे से हम लोगों का संपर्क बना रहे। तो उस उद्देश्य से 1969 में इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है। फिर बाद में ये इंटरनेट बना। इंटरनेट एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होता है इंटर कनेक्शन नेटवर्क। मतलब जहां पर बहुत सारी नेटवर्क्स का आपस में इंटर कनेक्शन हो, उसका नाम इंटरनेट रखा गया था। ठीक। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इट इज नॉट ओन्ड बाय एनीबॉडी। मतलब ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, किसी का इसके ऊपर अधिकार नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोगों को मिलकर इंटरनेट बनता है। Internet has evolved from the ARPANET. The Internet is the globally connected network systems that utilize TCP/IP to transmit information. ठीक है। ARPANET से शुरुआत हुई, ARPANET से इवॉल्व हुआ इंटरनेट, और अब ये ग्लोबली है, दुनिया में सब लोग इससे कनेक्टेड हैं। और ये TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज करता है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर और रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए। TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है, तो हम अभी इसी नेटवर्किंग पोर्शन का दोबारा से भी एडवांस में प्रोटोकॉल सेक्शन पढ़ेंगे, तो वहां आपको TCP/IP प्रोटोकॉल की पूरी डिटेल पढ़ाई जाएगी। क्लियर। तो अभी फिलहाल इसको इतना समझ के चलें कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं TCP/IP नाम से, जो फॉलो किए जाते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक। फॉलोइंग सर्विसेज आर इंस्टेंटली अवेलेबल थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट से हमें किस किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, कौन कौन सी सर्विसेज मिल रही हैं। ईमेल है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑनलाइन मूवी गेमिंग है, डेटा ट्रांसफर, ये सब चीज़ें आपको पता है, सब लोग यूज़ करते हैं। सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आजकल इंटरनेट हर फील्ड में है, हर जगह हम उसकी सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कॉमन सर्विसेज जो आजकल हर जगह यूज़ हो रही हैं, उनकी यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। एक बार आप ये पढ़ के देखिएगा, ब्रीफ हिस्ट्री है, समझ में आ जाएगी। ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स इसके अंदर यूज़ नहीं हुए हैं, जिसे आप नॉर्मली पढ़ के समझ सकते हैं। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर आप मुझे क्लास के दौरान कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए, अगला है स्विचिंग टेक्निक्स। अब स्विचिंग टेक्निक पढ़ने से पहले समझ लेते हैं स्विचिंग होता क्या है। देखिए, नेट पर जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस पे, तो डेटा किस तरीके से जाता है, कौन सा पाथ फॉलो करता है, कैसे सेलेक्ट करता है कि मुझे कौन सा पाथ फॉलो करना है, इन सब चीज़ों को स्विचिंग कहा जाता है। ठीक है। देखिए, स्विचिंग टेक्निक क्या है। स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क। ठीक है। स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। डिफरेंट वेज ऑफ सेंडिंग डेटा अक्रॉस द नेटवर्क आर। हम नेटवर्क पर डेटा किस किस प्रकार से भेज सकते हैं, कौन कौन से हमारे डिफरेंट वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे डेटा भेजा जाता है। ठीक। एक एक करके देखते हैं। तो स्विचिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। पहली आपकी सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग किसे बोलते हैं, देखिए समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक सिस्टम है, एक सिस्टम यहाँ है, तो इस नेटवर्क में डेटा कैसे जाएगा, मतलब पहले यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ आए और ऐसे आए। तो या फिर ऐसे जाके भी आ सकता है, या फिर ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे जाके, फिर ऐसे आ सकता है। तो कौन सा पाथ फॉलो करना है, कौन सा सर्किट फॉलो करना है, इसको सर्किट स्विचिंग कहा जाता है। अभी कैसे डिसाइड होता है देखते हैं। First, the complete end-to-end transmission path is established between the source and destination computers. सबसे पहले एक path establish किया जाता है कि कौन सा रास्ता ये follow करेंगे। Then the message is transmitted through the path. उसके बाद उसी path से सारे messages भेजे जाते हैं। The main advantage of this technique, guarantee delivery of message। मतलब इसका यही सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें पैकेट लॉस के चांसेस नहीं, गारंटीड डिलीवरी होती है। अगर कोई मैसेज भेजा गया तो ये अंत तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्लियर। मोस्टली यूज फॉर द वॉइस कम्युनिकेशन। अधिकतर सर्किट स्विचिंग वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, जो लोग फोन्स वगैरह में करते हैं उसमें इस्तेमाल होती है सर्किट स्विचिंग। इट गारंटीज द फुल बैंडविड्थ ऑफ चैनल एंड रिमेन्स कनेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सेशन। मतलब क्या है कि आपके चैनल की जितनी भी बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ मतलब होता है कैपेसिटी, कितना भी अगर आपका जो डेटा ट्रांसफर कर सकता है एक चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, तो पूरी फुल बैंडविड्थ आपको दी जाती है। और जब तक आपका कम्युनिकेशन चलता है तब तक वो जो भी है आपका कम्युनिकेशन
जहाँ भी चल रहा होता है वो पूरा सेशन आपका एक्टिव रखा जाता है और तब तक आपको पूरी बैंडविड्थ मिलती रहती है, फिर से कोई बीच में यूज नहीं कर सकता है। क्लियर? तो ये है हमारा सर्किट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग के बाद आता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या होता है, इसको पहले हम ऐसे नॉर्मली समझ लेते हैं कि इसको कोई भी मैसेज है तो उसके पैकेट्स बनाए जाते हैं, सेम साइज के अलग अलग आपके पैकेट्स बना लिए जाते हैं, फिर वो पैकेट्स नेट पे भेज दिए जाते हैं और नेट पर भेजकर पैकेट के ऊपर एड्रेस डाल दिया जाता है कहाँ से निकला और कहाँ को जाएगा और ये कौन सा पैकेट नंबर है। क्लियर? अब वो पैकेट कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, सर्किट स्विचिंग की तरह ही कोई फिक्स पाथ फॉलो करेगा। सारे पैकेट्स किसी भी पाथ के थ्रू जाते हैं और जहां डेस्टिनेशन होता है वहां पहुंच के अपने पैकेट नंबर के अकॉर्डिंगली रीअसेंबल किए जाते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है पैकेट स्विचिंग। समझ लेते हैं। देखिए, इन पैकेट बेस्ड नेटवर्क द मैसेजेस गॉट ब्रोकन इनटू स्मॉल डेटा पैकेट्स। अभी बताया था कि सारे मैसेज को छोटे पैकेट्स में तोड़ लिया जाता है। दीज पैकेट्स आर सेंट आउट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड दे ट्रेवल अराउंड द नेटवर्क सीकिंग आउट द मोस्ट एफिशिएंट रूट टू ट्रेवल अ सर्किट बिकम अवेलेबल। ठीक है, वो नेटवर्क में छोड़ दिए जाते हैं, फिर वो नेटवर्क से अपने अकॉर्डिंगली जो उनके लिए बेस्ट सूटेड पाथ होता है वो उसको चूज करते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। आगे देखिए, ईच पैकेट इज इंडिपेंडेंट एंड हैज द एड्रेस ऑफ सेंडर एंड डेस्टिनेशन। अभी बताया था कि हर एक पैकेट इंडिपेंडेंट होता है, वो कोई भी रास्ता चूज कर सकता है, कहीं से भी जा सकता है। हर एक के ऊपर सेंडर का और डेस्टिनेशन का, जहां उसे पहुंचना है वहां का एड्रेस रहता है। ठीक, द आईपी, जिसको हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, द आईपी डज द राउटिंग फॉर द पैकेट्स। इट कीप ट्रैक ऑफ ऑल द डिफरेंट रूट्स अवेलेबल टू द डेस्टिनेशन। इफ वन रूट इज नॉट अवेलेबल इट फाइंड्स द अल्टरनेट रूट टू द डेस्टिनेशन। मतलब आईपी जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसका ही काम होता है कि इन्हें किस तरीके से राउटिंग करानी है, कहाँ से भेजना है, कैसे भेजना है, कौन सा पाथ ब्लॉक है, कौन सा पाथ खुला हुआ है, ये सारी डिटेल्स आईपी अपने पास रखता है और अपने थ्रू पैकेट्स को सेंड एंड रिसीव करता है। एट द डेस्टिनेशन टीसीपी प्रोटोकॉल रीअसेंबल्स द पैकेट्स इनटू द कंप्लीट मैसेज। अब डेस्टिनेशन पे जब सारे पैकेट्स पहुंच जाते हैं तो टीसीपी प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी होती है कि सारे पैकेट्स को रीअसेंबल करे, लाइन अप करे, लाइन में लगाए और मैसेज को कंप्लीट करे। If any packets are lost or damaged, a request is sent to the transmit the same message। अगर कोई पैकेट प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचता है, कहीं गुम हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ओपन नहीं हो रहा होता है, तो उस सेम पैकेट नंबर को दोबारा से मंगाया जाता है, उसके लिए रिक्वेस्ट भेजी जाती है। फिर वही सेम पैकेट दोबारा जब आ जाता है तब आपका कंप्लीट मैसेज आप डिस्प्ले कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब उसके बाद होता है मैसेज स्विचिंग। तीन तरीके की स्विचिंग होती है, दो हम पढ़ चुके हैं, तीसरी मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग क्या होता है? In this technique, no physical path is established between the source and destination in advance. It is also known as store and forward technique. During message routing, every intermediate switch in the network stores the whole message. देखिए, मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि जो भी आपको मैसेज भेजना है वो नॉर्मली भेजा जाता है, बट बीच में जितने भी राउटर पड़ते हैं जिनसे होकर ही मैसेज आ रहा होता है, वो राउटर्स उस मैसेज को अपने पास होल्ड करके रखते हैं, ताकि अगर इन बिटवीन कोई भी मैसेज डिलीट हो जाए या प्रॉपर नेक्स्ट राउटर तक ना पहुंचा हो तो पिछला राउटर उसे फॉरवर्ड कर दे। तो ये स्टोर एंड फॉरवर्ड की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर पहले मैसेज को स्टोर किया जाता है फिर फॉरवर्ड किया जाता है। क्लियर? ये बात समझ में आ रही होगी। तो एक ये जो टेक्निक होती है इसको बोलते हैं मैसेज स्विचिंग, जहाँ मैसेज को स्टोर करके फिर फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक, इसमें लिखा है ड्यूरिंग मैसेज राउटिंग एवरी इंटरमीडिएट स्विच इन द नेटवर्क स्टोर्स द होल मैसेज। हर स्विच, पूरे नेटवर्क में जो भी स्विच होता है वहां के थ्रू, जिसके भी स्विच के थ्रू आपका मैसेज जा रहा होता है, वो उसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देर की होल्ड करके रखता है, जब तक वो नेक्स्ट स्विच से उसकी कंफर्मेशन एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती है। तो ये तो थी आपकी मैसेज स्विचिंग। तो तीनों तरह की स्विचिंग आपको पता चल गई होगी। स्विचिंग बेसिकली नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये अलग अलग टेक्निक्स के नाम है, जहां पर एक सर्किट बनाकर पूरा पाथ फॉलो करके एक ही पाथ से डेटा भेजा जाता है, उसको सर्किट स्विचिंग बोलते हैं। जहां मैसेज को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेकअप कर दिया जाता है और पैकेट्स के ऊपर नंबर डाल दिए जाते हैं और पैकेट्स को फ्री छोड़ दिया जाता है कि वो कोई भी पाथ फॉलो करके जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसको हम लोग पैकेट स्विचिंग बोलते हैं। उसके बाद जहाँ स्टोर एंड फॉरवर्ड की टेक्निक इस्तेमाल होती है कि आपके मैसेज को एक जो भी पिछला आपका मतलब जो भी पाथ आप फॉलो करो उसमें जो भी पिछला आपका स्विच है वो उस मैसेज को स्टोर करके तब तक रखेगा जब तक आगे वाले से एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती है कि मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है। ठीक, तो ये स्टोर एंड फॉरवर्ड की टेक्निक इस्तेमाल जहाँ होती है वो आपका मैसेज स्विचिंग होता है। क्लियर है? अब हम लोग कुछ नेटवर्किंग की कॉमन टर्म्स समझते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। दो पार्टीज के बीच में जो डेटा एक्सचेंज होता है, जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है दो डिवाइस के बीच में, उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक, देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस यूजिंग सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर किसी न किसी रूप से डेटा पहुंचाना, रिसीव करना, ये जो चीजें होती है इसको कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो डेटा का एक्सचेंज होता है।
वो कम्युनिकेशन कहलाता है। और ये कम्युनिकेशन कोई ना कोई मीडिया का फॉर्म जरूर इस्तेमाल करता है। बिना किसी मीडिया के, बिना किसी माध्यम की एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा पहुंचता ही नहीं है। क्लियर? तो जिस माध्यम को, जिस मीडियम को ये इस्तेमाल करता है और दूसरी जगह डेटा पहुंचाता है, उस मीडियम को कहा जाता है चैनल, जो कि आपकी अगली हेडिंग है। चैनल क्या है? चैनल, अ कम्युनिकेशन चैनल इज अ मीडियम दैट इज यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, उस दौरान जो भी मीडियम इस्तेमाल होता है, जो भी माध्यम होता है, वो आपका वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, आपका ये RJ45 वाली केबल हो सकती है। किसी भी तरीके से आपका जो भी मैसेज सेंड हो रहा है, जो भी डेटा जा रहा है, वो जाता है, उसको चैनल कहा जाता है। जिस भी माध्यम से आपका डेटा गया वो चैनल कहलाता है। क्लियर है? अब चैनल 3 प्रकार के होते हैं, तो अगली हेडिंग है 3 टाइप्स ऑफ चैनल्स। क्या क्या होते हैं? पहला होता है सिंप्लेक्स चैनल। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, 3 तरह के होते हैं। सिंप्लेक्स क्या होता है समझिए। द फ्लो ऑफ डेटा इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। ऐसे चैनल्स जिसमें डेटा का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है, उसको सिंप्लेक्स चैनल्स बोलते हैं। क्लियर? समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर रेडियो जैसे और टेलीविजन। रेडियो में जो भी चैनल रिले हो रहे होते हैं, वो स्टेशन से रिले हो रहे होते हैं, हमें मजबूरी में सुनना पड़ता है जो भी आ रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम है, आप दूसरा चैनल चेंज कर लीजिए, वहां भी कुछ ना कुछ पहले से ही भेजा हुआ आ रहा होगा, आप उसे अपनी पसंद से एडजस्ट नहीं कर सकते। क्लियर? सेम कहानी टेलीविजन में, जिस टाइम पर जो भी सीरियल है रिले एंड से, जहां से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो जो भी हमें दिखाया जा रहा है हमें वही देखना है। ठीक? तो सिंप्लेक्स क्या होता है? ऐसा मीडियम, ऐसा माध्यम जहां पर हमेशा वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक तरफ से डेटा आ रहा होता है बस। ठीक? अब बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स की। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? डेटा आदान प्रदान होता है, एक तरफ से भी आता है, दूसरी तरफ से भी जाता है, बट साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, मतलब एक साथ नहीं हो सकता। पहले एक बोल के चुप हो जाएगा तब दूसरा बोलेगा। इसका एग्जाम्पल है आपका वॉकी टॉकी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी पुलिस वाले होते हैं या कमांडोज होते हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं, वॉकी टॉकी रखते हैं। एक बोल के चुप हो जाता है, तब दूसरा उधर से बोलता है। ठीक है? तो ये आपने देखा होगा अक्सर, जैसे मूवीज में भी दिखाते हैं, हेलो अल्फा ऐसा बोलते हैं ना मूवीज में, हेलो अल्फा, फिर बोलता है हाँ जी चार्ली, बताइए चार्ली। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपका हाफ डुप्लेक्स चैनल होता है। अब बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स जहां पर डेटा दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली ट्रांसफर हो सके, उसको फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। मतलब एक इधर से भी बोले, उधर से भी बोले, डेटा ट्रांसफर होता रहे, ये फुल डुप्लेक्स कहलाता है। इसका एग्जांपल है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में 2 लोग लगातार बात करते रहते हैं, एक इधर से बोलता रहता है, एक उधर से बोलता रहता है, वो बीच में बोल देता है तब भी चल जाता है। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि कोई चुप हो तब दूसरा उधर से बोले। तो जहां पर पैरेलली दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर हो सकता है, उसको हम लोग फुल डुप्लेक्स चैनल बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, अब कुछ टर्म्स हैं, जैसे बॉड रेट है। बॉड रेट क्या होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ चैनल। किसी चैनल की इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, उसको मापने की इकाई है बॉड रेट। इट मेजर्स द नंबर ऑफ सिंबल्स और लाइंस चेंजेस एवरी सेकेंड। इट्स मेजरिंग यूनिट इज बॉड। ठीक है? इसको बॉड कहा जाता है। और ये होता क्या है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स या जो भी आप सिंबल भेज रहे हैं और लाइंस चेंजेस पर सेकेंड, एक सेकंड में कितना चेंजेस हो रही हैं, उसको बॉर्ड्स में नापा जाता है और इस स्पीड को बॉड रेट कहा जाता है। अब बात करते हैं बैंडविड्थ। किसी भी कम्युनिकेशन चैनल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो गैप होता है, उसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। मतलब क्षमता होती है किसी भी चीज की। ठीक है? तो किसी भी कम्युनिकेशन चैनल की जो क्षमता होती है, उसको बैंडविड्थ कहा जाता है। इट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ चैनल मेजर्ड एज डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज द चैनल सपोर्ट्स। ठीक है? जो चैनल सबसे लो और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है, उनका जो गैप होता है, उसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। ये इसकी कैपेसिटी होती है चैनल की कि चैनल कितना डेटा सेंड कर सकता है। ठीक है? फॉर डिजिटल डिवाइस द बैंडविड्थ इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन बिट्स पर सेकेंड। ठीक है? उसको बीपीएस में नापते हैं, बिट्स पर सेकेंड, और बाइट्स पर सेकेंड, कितने बाइट्स पर सेकेंड भेजे जा रहे हैं। ठीक है? फॉर एनालॉग डिवाइसेस द बैंडविड्थ इज एक्सप्रेस इन द साइकिल्स पर सेकेंड, दैट इज हर्ट्ज। अगर एनालॉग की बात करते हैं तो वो हर्ट्ज में नापी जाती है, और डिजिटल में ये बीपीएस में नापी जाती है। अगला होता है डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट क्या बोलते हैं? कितनी स्पीड से डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसको ट्रांसफर रेट बोलते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा दैट इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ गिवन टाइम, यूजुअली इन अ सेकंड। इट्स मेजर्ड इन बीपीएस। ठीक है? कितना डेटा एक सेकंड में इधर से उधर जा रहा है, जो कि बीपीएस में नापा जाता है, बिट्स या बाइट्स पर सेकंड, इसको ट्रांसफर रेट कहा जाता है। जिस स्पीड से डेटा जा रहा है, किस स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है, उसको ट्रांसफर रेट कहा जाता है। ठीक है? बिट्स पर सेकंड क्या होता है? दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ डेटा बिट्स पर सेकंड। ठीक है? मतलब एक एक्सप्रेशन, एक यूनिट है कि एक सेकंड में कितना डेटा इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम लोग बिट्स पर सेकंड बोलते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल इसके आगे होता है किलोबाइट। जैसे केबीपीएस है तो उसको किलोबाइट पर सेकंड बोलते हैं, जो कि बराबर होता है 1000 बिट्स पर सेकंड के। फिर एमबीपीएस होता है मेगाबाइट्स,
ठीक है, वो होता है 1000 kbps के बराबर, ठीक है, और 1000 या फिर हम बोल सकते हैं 1 मिलियन बिट्स पर सेकंड के बराबर। ठीक, तो ये यूनिट्स तो नॉर्मल है, हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं, बिट बाइट ये सब पूरा, जेंटाबाइट पेंटाबाइट जेंटाबाइट यूटाबाइट तक पूरा पढ़ा हुआ है, तो वही चीज़ें हैं, बस खाली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडिया वाला जो टॉपिक है वो हम लोगों ने 11th में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि ऑलरेडी कवर्ड इन 11th, तो इसको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए एक बेसिक स्लाइड बना दी जिससे आपको याद आ जाए कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो ट्रांसमिशन मीडिया हमने पढ़ा था, दो प्रकार का होता है, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया वो होता है जिसमें कोई फिजिकल चैनल होता है, कोई तार होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, चाहे कॉपर वायर हो सकता है, वो ऑप्टिकल वायर हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका ये कोएक्सियल केबल हो सकती है, किसी भी तरीके से एक प्रॉपर चैनल रहता है, फिजिकल चैनल रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए, उसको हम लोग गाइडेड मीडिया बोलते हैं। और एक होता है अनगाइडेड। अनगाइडेड हम उसे बोलते हैं जहाँ पर कोई फिजिकल चैनल नहीं होता है, एयर होता है यहाँ पर मीडियम, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, लेजर वेव्स हैं, तो ये होता है आपका अनगाइडेड मीडिया जहाँ पर आपके पास कोई फिजिकल वायर नहीं होता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, कहीं किसी पर भी कोई डाउट है, ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि यूटीपी आपका ट्विस्टेड पेयर था, अनशील्डेड ट्विस्ट पेयर था, फिर कोएक्सियल केबल और ये फाइबर ऑप्टिक, इनके कंपैरिजन भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े थे, तो वो सब याद दिलाने के लिए मैंने आपको ये डाला हुआ है स्लाइड। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में है इस बार, ये काटा नहीं गया है, मतलब डिलीटेड सिलेबस में नहीं है, ये है, आपको कवर करना है, तो एक बार फिर से पुरानी बुक्स उठा के रिवाइज कर लेना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे भूल चूक हो रही है तो मुझसे पूछ लेना, हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ डिटेल में इसको डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, अगला है आपका वही अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के एग्जांपल्स में जो भी वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं जहां पर हम कोई फिक्स्ड फिजिकल कम्युनिकेशन मीडियम इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको हम लोग वायरलेस नेटवर्क या अनगाइडेड बोलते हैं। अगर याद हो तो इंफ्रारेड वेव था, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़े थे पिछली बार। अगर फिर भी याद ना आ रहे हो और लास्ट टाइम आप पढ़ो और आपको कुछ चीज समझ में ना आए तो पूछ जरूर लेना एक बार। चलिए, अगले है आपके नेटवर्क डिवाइस। ये टॉपिक इसमें थोड़ा नया है कि नेटवर्किंग में कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, किन किन डिवाइसेस का क्या क्या रोल है, क्या क्या फायदे हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो हमें एक एक करके यहाँ पढ़ना है। यहाँ मैंने आपको 5-6 डिवाइसेस डिस्कस किए हैं जो आपकी बुक में है। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क आर कॉल्ड नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी प्रकार के नोड को, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे कोई भी चीज हो, नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार की चीजों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं उनको हम लोग नेटवर्क डिवाइस बोलते हैं। ठीक, फिर कनेक्ट करने के लिए चाहे आपके कंप्यूटर प्रिंटर हो या फिर कुछ और हो, कोई और डिवाइस हो, फोन, कैमरा, मोबाइल, कुछ भी, अगर आप उसको नेटवर्किंग पे डाल रहे हैं तो कोई भी ऐसे डिवाइसेस हैं जिन्हें आप आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके लिए जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उसको नेटवर्क डिवाइस कहा जाता है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं डिवाइस। दीज डिवाइसेस ट्रांसफर डेटा इन अ फास्ट, सिक्योर एंड करेक्ट वे विद सम स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी ओवर सेम और डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है, ये डिवाइस क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करने का काम करते हैं और कोशिश रहती है कि डेटा आपका फास्ट हो, सिक्योर हो, करेक्ट हो, मतलब सही डेटा हो, सिक्योर तरीके से हो और स्पेसिफिक जो भी इनकी फंक्शनैलिटी होती है, सिक्योर डेटा करेक्ट वे में सही जगह पर पहुंचे, ये इनका काम रहता है नेटवर्क डिवाइसेस का। अब देखते हैं, some devices are installed on the device like internal modem, NIC card, RJ45 connector, whereas some are part of network like router, switch, etc. ठीक, नेटवर्क डिवाइसेस की बात करें, कुछ तो आपके जो भी आप हार्डवेयर परचेज करते हो उसके साथ इनबिल्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हो तो एनआईसी कार्ड वगैरह, मॉडेम वगैरह उसके अंदर इनबिल्ट आता है आजकल। ठीक, तो कुछ डिवाइसेस तो इनबिल्ट आते हैं बट कुछ नेटवर्किंग हमें अलग से लगाने पड़ते हैं, जैसे राउटर है, स्विच है, ये सब चीजें हमें अलग से लगानी पड़ती हैं। ठीक, अब शुरुआत करते हैं RJ45 कनेक्टर से। क्या होता है कि RJ45 कनेक्टर किसे बोलते हैं? RJ की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड जैक। RJ45 क्या है, जो भी हम पीछे लैन वायर कनेक्ट करते हैं, आपने यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है लैन वायर का जो हम पीछे कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। ठीक, ये जो होता है आपका ये मतलब ग्लास टाइप का, प्लास्टिक का होता है वैसे तो, जिसके अंदर ये वायर्स होते हैं। तो ये क्या होता है RJ45 कनेक्टर? इट इज एन 8 वायर्ड कनेक्टर दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन लोकल एरिया नेटवर्क, स्पेशली इथरनेट। ठीक, जब हम लोकल एरिया नेटवर्क पर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वहां पर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है आपका RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर के अंदर 8 तार होते हैं, लिखा हुआ 8 वायर्स अलग अलग कलर के होते हैं। तो ये उसी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंगली ये स्विच जो है
आपका RJ45 कनेक्टर वो बनाया जाता है, उसके अंदर किस ऑर्डर में वायर डाले जाने हैं एक पूरा पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंगली वायर इंसर्ट करे जाते हैं, फिर आपका ये RJ45 कनेक्टर बनाया जाता है। ठीक है, फिर होता है NIC कार्ड। NIC बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये जिसमें RJ45 कनेक्टर लगता है, ये लैन कार्ड भी कहा जाता है, इथरनेट कार्ड भी कहा जाता है। ऐसा कार्ड जो सिस्टम के पीछे होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जहां पर ये RJ45 कनेक्टर प्लग इन किया जाता है, उसको हम लोग NIC कार्ड बोलते हैं। ठीक, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, ये बेसिक जो चीजें आपको मैंने बताई वही इसमें लिखी हुई है। अब देखते हैं NIC का काम क्या होता है। NIC का काम क्या होता है कि NIC कन्वर्ट्स पैरेलल डेटा स्ट्रीम इनटू सीरियल डेटा स्ट्रीम एंड वाइस वर्सा। ठीक, जो भी नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसफर करता है वो पैरेलल करता है, मतलब एक साथ एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन इधर उधर ट्रांसफर कर रही होती है। बट जो डेटा बाहर से आ रहा होता है या बाहर को जा रहा होता है वो सीरियल ऑर्डर में जाता है, बिकॉज वो एक ही कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जा रहा होता है, तो उसे सीरियल ऑर्डर में जाना होता है। पैरेलल क्या होता है, ये देखिए एग्जांपल में दिखा रखा है, पैरेलल एक साथ बहुत सारा डेटा इधर से उधर ट्रांसफर होता है, उसको पैरेलल बोलते हैं। बट एक एक करके जो जाता है उसको हम लोग सीरियल बोलते हैं। तो NIC का काम ही यही है कि पैरेलल डेटा को सीरियल में कन्वर्ट करना और सीरियल वाले को पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक, ये NIC का काम है। ठीक है जी, अगला देखते हैं हब। हब क्या है कि हब इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क ऑफ वन ग्रुप। एक से ज्यादा लोगों को, एक से ज्यादा सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना लोकल एरिया नेटवर्क में, तो जिस डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग हब बोलते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये हब का एग्जांपल है कि सेंड सिग्नल टू ऑल। अब हब का बेसिकली हब में एक ड्रॉबैक भी यही होता है कि अगर कोई भी चीज आपको भेजनी है तो इस सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है, तो वो इन्फॉर्मेशन सबके पास जाती है और जिसके काम की होती है वो उसे रख लेता है। ठीक, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, व्हेन a hub receives a signal on its port, it repeats the signal and forward the signal from all ports except the port on which the signal arrived। ठीक है, जिस पोर्ट पर सिग्नल आया है उसको छोड़ के बाकी सब पे ये ब्रॉडकास्ट कर देता है, सबके लिए छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इन बिलो डायग्राम लेफ्ट मोस्ट नोड ट्राई टू सेंड सिग्नल टू द राइट मोस्ट नोड बट सिग्नल आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल। देखो, ये वाला इसको भेजना चाह रहा है, लेकिन जैसे इसने इसको भेजा तो यहाँ से देखो इसने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, आप येलो कलर की लाइन देख सकते हो, ये वाला इसको डेटा भेजना चाह रहा है, बट जैसे इसके पास पहुंचा इसने क्या किया, सबको उसकी एक ही कॉपी भेज दी। ठीक, तो ये हब का थोड़ा ड्रॉबैक रहता है। ठीक है, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब। हब दो प्रकार के होते हैं, पैसिव हब और एक्टिव हब। फर्क समझिए, पैसिव हब क्या करता है, इट ओनली फॉरवर्ड्स द सिग्नल ऑन ऑल पोर्ट्स विदाउट एम्पलीफाइंग देम। जैसे सिग्नल आते हैं वैसे ही सबको भेज देता है, सिग्नल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता, ना बढ़ाता है ना घटाता है। बट एक्टिव हब क्या करता है, इट फॉरवर्ड्स द सिग्नल विद इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ डेटा सिग्नल बाय एम्पलीफाइंग इट द वे सच हब्स नीड एडिशनल पावर सप्लाई। ठीक है, तो एक्टिव हब क्या होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली देख लेते हैं, सिग्नल अगर उधर से वीक आ रहा है तो उसको एम्पलीफाई करके बढ़ा चढ़ा के तब दूसरों पे भेजते हैं, ताकि सिग्नल डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते वीक ना हो जाए। पर ऐसे जो हब होते हैं उनको पावर सप्लाई थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, बिकॉज वो मेहनत का काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं स्विच की। स्विच क्या होता है, स्विच इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टूगेदर इन लैन वर्क ग्रुप जस्ट लाइक एज हब। स्विचेस आर अवेलेबल 4, 8, 12, 24 पोर्ट्स, मतलब इतने अलग अलग पोर्ट्स में आपके स्विचेस आते हैं। स्विचेस मेक्स देयर स्विचिंग डिसीजंस बाय यूजिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट ASICs। इसके अंदर ASICs लगी होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये अपना स्विच डिसाइड करते हैं कि हमें डेटा कहाँ से कहाँ कैसे कैसे भेजना है। स्विच इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को लैन में कनेक्ट करने के लिए स्विच का हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी हब की तरह ही होते हैं। ठीक है, ड्यू टू स्विचिंग डिसीजन कैपेबिलिटी, इनके अंदर स्विचिंग डिसीजन की कैपेबिलिटी होती है, ये सबको डेटा ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं हब की तरह, ये स्विचिंग की कैपेबिलिटी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसने इस वाले सिस्टम ने इसको डेटा भेजना है, तो ये डायरेक्टली अपनी टेक्नोलॉजी लगा के इसका डेटा इसी को ही भेजेगा, बाकियों को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। ठीक, तो ये स्विच का फायदा। ठीक है जी, अगला देखते हैं मॉडेम। मॉडेम के बारे में हम सब लोग जानते हैं, तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए मॉडेम क्या है और रिमाइंड कर लीजिए, 11th में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। तो मॉडेम जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का MO और डीमॉड्यूलेटर का DEM। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दो प्रोसेस होते हैं। ठीक, हमारे सिस्टम का जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और जो एनालॉग सिग्नल दूसरे कंप्यूटर में पहुंचता है उसको फिर से डिजिटल बनाया जाता है। तो ये काम मॉडेम करता है। मॉडेम क्या करता है, इधर के सिग्नल को मॉड्यूलेट करके एनालॉग बना देता है, उसके बाद दोबारा से डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल बना देता है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है, it is an electronic device used to access the internet that modulates the carrier wave into encoded information to be transmitted and demodulates the incoming carrier waves to the decode information they carry। मॉड्यूलेशन मीन्स डिजिटल टू एनालॉग। मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिजिटल से एनालॉग बनाना, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स।
कन्वर्जन एंड इट्स वाइस वर्सा इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन। डिजिटल से जो एनालॉग बनाता है उसको मॉड्यूलेशन कहा जाता है, और दोबारा से एनालॉग से फिर डिजिटल बनाता है उसको डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो मॉडम दोनों काम करता है, सिग्नल को मॉडिफाई करता है और मतलब डिजिटल को एनालॉग कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट करके सिस्टम को समझाता है। तो दोनों तरफ से इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए इसको मॉडम कहा जाता है। बिना मॉडम के किसी भी सिस्टम पे नेट नहीं चल सकता है, तो नेट अगर चलाना है तो आपको मॉडम लगवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिपीटर की कि रिपीटर क्या होता है। In a network, signal travels a long distance in the transmission media. Due to the resistance of media, signal becomes weak. Repeater is a networking device which regenerates the signal and forward the signal into the more power. तो सिंपल सी बात है कि नेटवर्क में बहुत सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो जो भी आप सिग्नल भेज रहे होते हो तो बहुत डेटा कवर करके सिग्नल आता है और जाता है, काफ़ी दूरियां कवर करते हुए सिस्टम आता है। तो होता क्या है कि सिस्टम में जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो रिपीटर्स का काम क्या है कि बीच बीच में नेटवर्किंग में रिपीटर्स लगे होते हैं, तो जो डिग्रेडेड सिग्नल होते जाते हैं, जो कमजोर होने वाले सिग्नल होते हैं, उनको फिर से बूस्टअप करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक, ताकि अगले रिपीटर तक या अगले नोड तक एक प्रॉपर वे में पहुंचे, एक स्ट्रॉन्ग वे में पहुंचे। वीक हो जाएंगे तो वहां तक का डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं, बट ये रिपीटर उसको रिपीट कर देता है, जिसकी वजह से सिग्नल फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, डेटा लॉस नहीं होता है। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं राउटर और गेटवे। ये भी दो अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग में इस्तेमाल होते हैं। राउटर ऑपरेट्स इन फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर। अच्छा, लेयर क्या होते हैं वो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, पूरा OSI मॉडल पढ़ा था, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार से 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो वही बता रखा है, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे ये आपका राउटर काम करता है। राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच चूज द बेस्ट ऑप्टिमल पाथ फॉर अवेलेबल पाथ टू सेंड द सिग्नल। राउटर का काम क्या होता है, इसके पास राउटिंग टेबल होती है, जिससे इसको पता लगता रहता है कि नेटवर्क में जो भी डेटा आ रहा है या जा रहा है तो उसके लिए बेस्ट पाथ कौन सा है। तो ये कोशिश करता है कि छोटे से छोटे पाथ से अपना डेटा सेंड कर सके, रिसीव कर सके। तो ये क्या करता है कि जो भी सेंडिंग डेटा होता है उसको सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट पाथ बताने की कोशिश करता है, जिससे कि डेटा आपका जल्दी पहुंच जाए। क्लियर? ये तो हो गया आपका राउटर का काम। आगे लिखा, इट इंटरकनेक्ट्स द डिफरेंट नेटवर्क्स। अलग अलग दो प्रकार के नेटवर्क को कनेक्ट करता है। द सिंपलेस्ट फंक्शन ऑफ राउटर इज टू रिसीव पैकेट्स फ्रॉम वन कनेक्टेड नेटवर्क एंड पास देम टू द सेकंड। ठीक है, सिंपल सा काम इसका क्या है, एक से इसने पैकेट लिए दूसरे को पास कर दिए, ये राउटर का काम होता है। बात करते हैं गेटवे की। गेटवे क्या है? A networking device capable to convert protocol so that टू डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर बेस्ड। अब आप इस चीज से नोटिस कर सकते हो, ये सेम नेटवर्क के बीच में काम करता है और गेटवे डिफरेंट नेटवर्क के बीच में काम करता है। ये प्रोटोकॉल्स को कन्वर्ट नहीं कर सकता, गेटवे प्रोटोकॉल्स को कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ लिखा हुआ कैपेबल टू कन्वर्ट प्रोटोकॉल्स, ये प्रोटोकॉल्स को कन्वर्ट कर सकता है, सो दैट अलग अलग प्रकार के दो डिफरेंट जो नेटवर्क हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो दो डिफरेंट नेटवर्क से अगर आपको जोड़ना है तो बीच में गेटवे का होना आवश्यक है, और अलग अलग दो लैन जोड़ने हैं तो आप उसके लिए बीच में राउटर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी इन दोनों का डिफरेंस है हब और स्विच, स्विच एंड राउटर। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी आप इसे कवर कर लेना, एक बार देख लेना, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। हब्स और स्विचेस और इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, 1-2 नंबर में जरूर आता है। एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं इसमें, हम लोग जो पहले बता चुके हैं वही सब कुछ है। सेम कहानी यहाँ पर राउटर और गेटवे की है, तो यहाँ पर राउटर और गेटवे के बीच में डिफरेंस है, जो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं वही है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेना, कुछ न समझ में आए तो जरूर पूछ लेना। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं वाईफाई कार्ड्स की। वाईफाई कार्ड क्या होता है? ठीक है, तो वाईफाई कार्ड्स आर द स्मॉल एंड पोर्टेबल कार्ड्स दैट अलाउ योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू द वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, हम वायरलेस नेटवर्क के थ्रू अगर कंप्यूटर में कुछ मतलब अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं बिना किसी तार वार के, तो उसके लिए सिस्टम के अंदर वाईफाई कार्ड होना जरूरी है। हम जिसको सिंपल वाईफाई बोलते हैं, एक्चुअली वो वाईफाई कार्ड ही होता है। कि जैसे पूछते हैं ना, आपके डिवाइस में वाईफाई है, वाईफाई चल रहा है, तो वाईफाई चलने का मतलब यही होता है कि वाईफाई कार्ड अगर आपके सिस्टम में लगा हुआ है तो वाईफाई इनेबल्ड होगा। अगर ये वाईफाई इनेबल्ड है तो ये क्या करेगा कि जो भी आपके पास लोकल सिस्टम्स हैं जहां से सिग्नल रिलीज हो रहे हैं वाईफाई के, उन्हें ये रिसीव करता है और उन सिग्नल से आपके सिस्टम में इंटरनेट चलाता है। और आप जो भी डेटा वापस भेज रहे होते हैं अपने सिस्टम से, उनको दोबारा से रिसीव करके एनालॉग में कन्वर्ट करके अपने वाईफाई रिसीवर तक भेजता है, और उसके बाद फिर वो सिग्नल आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है, देख लीजिए, वाईफाई ट्रांसमिशन इज थ्रू द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के थ्रू वाईफाई ट्रांसमिशन होता है। दीज सिग्नल्स आर picked up by Wi-Fi receiver such as computer and cell phones equipped with Wi-Fi cards. The devices need to be within the range of Wi-Fi network to receive the signals and produce a wireless internet connection. ठीक है, वाईफाई के बारे में ये बताया कि वाईफाई के रेंज में होना चाहिए जो भी डिवाइस है, जो भी आप वाईफाई चला रहे हो जिसमें वाईफाई कार्ड है, तो वो वाईफाई के रेंज में रहे, तो उस
तब आप उससे डेटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हो। ठीक है, तो वाईफाई कार्ड्स कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। आप कुछ लोग बाहर से भी लगवा लेते हैं, कुछ के सिस्टम्स में पहले से लगे हुए आते हैं। ठीक है, जो नहीं होते हैं तो आप यूएसबी पोर्टेबल वगैरह भी आते हैं, तो वो भी आप अपने सिस्टम में लगवा सकते हैं। तो ये वाईफाई कार्ड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ के देखिए। अगर कुछ नहीं समझ में आए, लगता है कुछ समझाना, तो बताइएगा। मैं बहुत फास्ट और जल्दी बोल के खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए। और फिर अगर आपको उस दौरान, पढ़ने के दौरान कोई बीच में प्रॉब्लम आएगी, तो हम क्लास के दौरान ही डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं टोपोलॉजीज की। ये भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किया हुआ है 11th में। टोपोलॉजीज क्या होती हैं? नेटवर्क की फिजिकल अरेंजमेंट, कि कहाँ पर सिस्टम को कैसे कनेक्ट करना है, उसको टोपोलॉजीज बोलते हैं। तो हम लोगों ने बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री, हाइब्रिड, सारी टोपोलॉजीज 11th में पढ़ी हुई हैं। बस आप एक बार रिवाइज करिए, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जरूर पूछिए। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th में ही। लैन, वैन, मैन, कैन, ये आपको याद होंगे। एक बार देखिएगा जरूर। अगर फिर से समझ में ना आए तो बताइएगा, मैं दोबारा से इनके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है जी, इतना ही था आज के लिए। इतना सब कंप्लीट करिए, और होमवर्क में देख लीजिए लिखा हुआ है कि आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स में जो मैंने स्किप करा है वो आपको स्किप नहीं करना है, उसको आपको किताब से देख के और वीडियो की हेल्प से नोट्स बनाने हैं। और अपनी किताब के पीछे से कम 20 सॉल्व क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिखने हैं। क्लियर है जी? बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जो न समझ में आया जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में थोड़ा जल्दी मैंने कवर किया, बहुत फास्ट बोला हूँ, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा जल्दी हो गया होगा, आप लोगों को कम समझ में आया होगा। उसके लिए मैं हूँ। आप क्लास टाइम के दौरान जो भी चीज़ नहीं समझ में आई है, क्लास टाइम के दौरान परेशान करिए। मोस्ट वेलकम है आपका हर तरह से क्लास टाइम के दौरान। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जब भी आपकी क्लास होगी। और ये वीडियो देखते जाइएगा, समझते रहिएगा। कुछ न समझ में आए तो तुरंत मुझे मैसेज करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिएगा। ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, स्टे होम।